हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल कंपटीशन बाय सुमित में। मैं हूं सुमित कुमार और मैं आज आपको सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कवर कराऊंगा, जो एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली एसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, डीएसएसबी के सभी एग्ज़ाम्स और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो आपको काफ़ी सिंपल भाषा में समझाया जाएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, एक मिनट भाई। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले बात करते हैं इसके कालखंड की। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे मानित समय 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। ठीक है, कब तक माना जाता है? 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। अब वन बाय वन देखेंगे इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला है, इस सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? प्राक प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है। आपको पता होगा इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्राक प्रागैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो जो दूसरे नंबर का आता है प्राक प्रागैतिहासिक काल, उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, आपसे सीधा सीधा किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी उसके मुख्य निवासी कौन थे। तो कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। अब बात करते हैं इसकी खोज कैसे हुई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे ये एक नवीन सभ्यता के रूप में विश्व के समक्ष आई। तो सबसे पहला बात करते हैं हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े चार्ल्स मैसन पहले यूरोपीय थे जिसने 1833 से 1838 तक हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। ठीक है भाई, शुरुआत किसने की थी? चार्ल्स मैसन साहब ने शुरुआत की थी। ये पहले यूरोपीय थे जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ अवशेष खोजे, लेकिन उस समय इस और किसी का ध्यान नहीं दिया, इसलिए इस आदमी को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद आता है 1921। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता के अवशेष खोजे। ठीक है भाई, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता के अवशेष खोजे। उसके बाद आता है 1922। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक है, तो इस क्षेत्र में 2 बहुत इंपॉर्टेंट खोज हो चुकी थी। एक 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थान पर, और दूसरा 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज। तो इन दोनों खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा कर दी। ठीक है, जब ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्रों को खोजा गया 1921 व 1922 में, तो इन दोनों खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा करी। ठीक है भाई, उसके बाद बात करते हैं हम इस सभ्यता का नाम। ठीक है, क्योंकि इस सभ्यता के अवशेष प्रारंभ में सिंधु नदी के आसपास क्षेत्रों में खोजे गए थे, अतः इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ठीक है, जो एक भौगोलिक नाम था। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, इस सभ्यता के प्रारंभिक नगर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में खोजे गए,
अतः इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया, जो एक भौगोलिक नाम था। ठीक है भाई, जो एक क्या था, भौगोलिक नाम था। जैसे जैसे इस सभ्यता का विस्तार पाया गया, तो इस सभ्यता का नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया, जो एक ऐतिहासिक नाम है। ठीक है, इस सभ्यता का नाम, इसमें दो पॉइंट है। सबसे पहला तो कि इस सभ्यता के अवशेष शुरुआत में सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में खोजे गए थे, अतः इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता, जो एक भौगोलिक नाम था। जैसे जैसे इस सभ्यता का विस्तार पाया गया, तो इस सभ्यता का नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया, जो एक ऐतिहासिक नाम है। ठीक है, उसके बाद आता है, इस सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी, रिवर्स इन्वर्टेड ट्रायंगल। कैसी थी? इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप्ड। अब बात करते हैं इसकी सीमाएं। सीमाएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी? तो पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता, यूपी आलमगीर, इसका कहने का मतलब है कि इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक थी। ठीक है, तो सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर था, जो यूपी में आता है और मेरठ जिले के अंदर आता है। ठीक है, पश्चिम में बात करते हैं, तो पश्चिम में इसका सबसे पश्चिमी क्षेत्र सुत का गेंडोर था, जो बलूचिस्तान के अंदर आता है। बात करते हैं उत्तर की, तो उत्तर में मांदा जिला, जो कि आधुनिक जम्मू के अंदर आता है, वहां तक था। और दक्षिण में इसका क्षेत्र दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, वहां तक था। ठीक है भाई, सीमाएं पूरब में आलमगीरपुर, जो आज मेरठ यूपी में आता है। पश्चिम में सुत का गेंडोर, जो आज बलूचिस्तान में आता है। उत्तर में मांदा, जो आज जम्मू में आता है। और दक्षिण में दायमाबाद, जो आज महाराष्ट्र में आता है। ठीक है, ये हो गई इसकी सीमाएं। अब बात करते हैं इस सभ्यता के तीन सबसे बड़े नगर। फर्स्ट नंबर पर आता है राखीगढ़ी, जो हिसार जिले में हरियाणा में आता है। दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो सिंध पाकिस्तान में आता है। तीसरा है हड़प्पा, जो पाकिस्तानी पंजाब में आता है। ठीक है, इस सभ्यता के तीन सबसे बड़े नगर कौन थे? सबसे पहला राखीगढ़ी, जो हिसार जिला हरियाणा में आता है। दूसरा मोहनजोदड़ो, जो सिंध पाकिस्तान में आता है। और तीसरा हड़प्पा, जो पंजाब पाकिस्तान के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनन स्थल तथा उनके वर्ष तथा उत्खननकर्ता। ठीक है, सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता। तो जो हड़प्पा था, वो मोंटगोमरी जिले में, जो पाकिस्तानी पंजाब है, उसके अंदर आता है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई? 1921 में। और किसने की? दयाराम साहनी साहब ने की। ठीक है, दूसरे पे आता है मोहनजोदड़ो, जो लरकाना जिला सिंध राज्य पाकिस्तान में आता है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। तीसरा है चनहूदड़ो, जो सिंध पाकिस्तान में आता है। इसकी खोज 1931 में NG मजूमदार द्वारा की गई। उसके बाद आता है रोपड़, जो पंजाब भारत में आता है। इसकी खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि ये पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी है और पंजाब इंडिया के अंदर भी है। तो मैं आपको बता दूं, जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन इंडिया व पाकिस्तान में हुआ था, तो पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था और कुछ हिस्सा इंडिया में चला गया था। ठीक है, तो जो हड़प्पा है वो पाकिस्तानी पंजाब के अंदर आता है, जबकि जो रोपड़ है वो भारतीय पंजाब के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पर आता है लोथल। ये अहमदाबाद काठियावाड़, इसका कुछ क्षेत्र अहमदाबाद में, कुछ काठियावाड़ में, जो कि गुजरात में आता है। 1954 में इसकी खोज हुई SR राव द्वारा। ठीक है, नंबर 6 पर आता है कोटदीजी, ये सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज 1955 में फजल अहमद द्वारा की गई। नंबर 7 पर आता है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी में पड़ता है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र भी है। इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई।
नंबर 8 पर आता है कालीबंगा, जो गंगानगर जिला राजस्थान इंडिया में आता है। इसकी खोज 1961 में बी लाल व बी के थापर द्वारा की गई। नंबर 9 पर आता है सुरकोटदा, यह कच्छ गुजरात, कच्छ जिला गुजरात इंडिया के अंदर आता है। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी द्वारा की गई। नंबर 10 पर आता है बनावली, जो हिसार जिला हरियाणा इंडिया के अंदर आता है। इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट द्वारा की गई। नंबर 11 पर आता है धोलावीरा, ये भी कच्छ गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज 1990 में RS बिष्ट द्वारा की गई। ठीक है भाई। तो इस वाले टॉपिक से आपसे सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र दे देंगे कि ये अभी आधुनिक समय में कहाँ पर पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, इसकी खोज किस वर्ष में हुई तथा खोज किसकी देखरेख में हुई। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हो जाता है, लेकिन इस लिस्ट को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अतः हम इसको याद करने के लिए कुछ निमोनिक ट्रिक्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहला है जैसे हड़प्पा, हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा के लिए यूज करेंगे हम ट्रिक हड़प, और दयाराम साहनी के लिए दया नहीं। तो जो लोगों का सामान हड़पते हैं उनमें बिल्कुल भी दया नहीं होती। ठीक है, हड़प मतलब हड़प्पा, दया मतलब दयाराम साहनी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के लिए हम मोहन यूज करेंगे, मोहन मतलब भगवान कृष्ण, और राखलदास बनर्जी के लिए दास। ठीक है, तो हम सब भगवान कृष्ण यानी मोहन के दास है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का हो जाएगा राखलदास बनर्जी। उसके बाद है चनहूदड़ो, इसकी खोज की थी NG मजूमदार ने। तो चनहूदड़ो के लिए हम यूज करेंगे चने, और मजूमदार के लिए मजे। ठीक है, तो चने खाने में हमें बहुत मजे आते हैं। ठीक है, चने मतलब चनहूदड़ो और मजे मतलब मजूमदार। ठीक है, उसके बाद आता है रोपड़, रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, तो रोपड़ के लिए हम यूज करेंगे रोपड़ा, और यज्ञदत्त शर्मा के लिए यज्ञ करके, मतलब यज्ञ करके वह रो पड़ा, क्योंकि उसको बहुत मन की शांति प्राप्त हुई। ठीक है, उसको इतनी मानसिक शांति मिली, वह रो पड़ा यज्ञ करके। ठीक है, तो रो पड़ा का मतलब रोपड़, यज्ञ करके मतलब यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद आता है लोथल, लोथल की खोज की थी SR राव ने। ठीक है, तो लोथल को यूज करेंगे हम थल, और राव को राम। तो जो भगवान राम थे वह थल पर चलते थे, वह और देवताओं की तरह आसमान में नहीं उड़ते थे। ठीक है, क्योंकि वह मानव शरीर में अवतरित हुए थे। ठीक है, तो लोथल मतलब थल और राव मतलब राम। ठीक है, अब उसके बाद आता है कोट दीजी, कोट दीजी खोज की थी फजल अहमद ने। तो कोर्ट के लिए हम यूज करेंगे कोर्ट मतलब न्यायालय, और फजल अहमद के लिए जल। ठीक है, तो कोर्ट में जल भर गया, जिससे आज वहां पर छुट्टी है, आज वहां पर कार्यवाही नहीं होगी, कोई भी केस लड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आलमगीरपुर, इसकी खोज की थी जगदत्त शर्मा ने। तो इसके लिए हम यूज करेंगे आलमगीर मतलब आल, आल मतलब होता है सभी को, यज्ञ दत्त शर्मा मतलब यज्ञ, सभी को यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, सभी को यज्ञ करना चाहिए, सभी को मतलब आल, आल मतलब आलमगीरपुर, और यज्ञ मतलब यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 8 पे कालीबंगा, कालीबंगा की खोज की थी बी लाल एवं बी के थापर ने। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कालीबंगा के लिए काली, और लाल बी के थापर। ठीक है, तो लाल के लिए हम यूज करेंगे लाल, और थापर के लिए थार। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है उसने काली व लाल रंग की थार ली है, काली मतलब कालीबंगा, लाल मतलब बी लाल, और थार मतलब बी के थापर। ठीक है, उसके बाद आता है बनावली, तो बनावली की खोज की थी RS बिष्ट ने, और धोलावीरा की खोज की थी RS बिष्ट ने। तो इन दोनों का हम कॉमन ही निमोनिक बनाएंगे, जिसका हो जाएगा धोला बना विष। ठीक है, धोला मतलब धोलावीरा, बना मतलब बनावली, और बिष्ट मतलब विष। ठीक है, विष मतलब विष। ठीक है, तो विष पहले हरे रंग का था, अब वह धोला मतलब सफेद बन गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं
हड़प्पाकालीन प्रमुख नगर। ठीक है, हड़प्पाकालीन प्रमुख नगर के बारे में। तो इसमें हड़प्पा के कुछ प्रमुख नगर और उनके बारे में कुछ सामान्य सी जानकारियां देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हड़प्पा। ये कहाँ पे था? रावी नदी के किनारे पर स्थित था। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे पहला 891 मोहरे मतलब स्टैम्प्स, 6 अन्नागार, 16 अग्निकुंड और स्वास्तिक चिन्ह, जिसे आज हम पूजा में भी यूज़ करते हैं, वे सारी चीज़ें मिली है। ठीक है, 891 मोहरे, 6 अन्नागार, 16 अग्निकुंड, एक स्वास्तिक चिन्ह, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली है। अब एक आश्चर्य वाली बात है कि इस नगर के चारों तरफ किलेबंदी की गई थी, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता को जानवरों या अन्य किसी सभ्यता से खतरा था। ठीक है, इस नगर के चारों तरफ किलेबंदी की गई थी, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जानवरों या अन्य सभ्यताओं द्वारा कुछ खतरा महसूस किया जाता था। ठीक है, दूसरे पे आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया। ठीक है, तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, पॉइंट हो जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब ये था सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे था ये? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। यहाँ से सबसे अधिक मानव अस्थि प्राप्त हुई है। ठीक है, एक बहुत विशाल स्नानागार। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल, नहाने का जो पूल होता है वो यहाँ से मिला है। एक ही गली से हजारों हजार शव यहाँ से मिले हैं। ठीक है, एक ही गली से कई हजारों शव मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। ठीक है, नंबर 3 पर आता है लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। ठीक है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लोथल इस सभ्यता का तटीय नगर था। यह बंदरगाह के रूप में प्रयोग किया जाता था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है लोथल? ये गुजरात काठियावाड़ में पड़ता है, अहमदाबाद काठियावाड़ के क्षेत्र में पड़ता है। तो यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया जाता था। यहाँ से तांबे का बर्तन मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से पहले भी और कोई सभ्यता रही होगी। ठीक है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता रही होगी। उसके बाद बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ में कब्रिस्तान में 2 से 26 तक बर्तन मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग अंधविश्वासी रहे होंगे, जो मृत शरीर के साथ बर्तन भी दफनाते थे, जिनका यह मान्यता या अनुमान रहा होगा कि आदमी मरने के बाद भी इन बर्तनों का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो रोपड़ में क्या है? कब्रिस्तान में 2 से 26 तक बर्तन मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग अंधविश्वासी रहे होंगे। उसके बाद आता है धोलावीरा। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा नगर है। सबसे पहला है राखीगढ़ी और दूसरे नंबर पे हो जाता है आपका धोलावीरा। देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रही होगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के 3 सबसे बड़े नगर कौन से हैं। सबसे पहला तो राखीगढ़ी है, जो भारत में पड़ता है। दूसरे नंबर पर आता है मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में पड़ता है। और तीसरे नंबर पे आता है हड़प्पा, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो सबसे बड़े 3 कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला राखीगढ़ी, ये भारत में है। दूसरे नंबर पे हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में है। अगर मैं बात करूँ कि भारत में स्थित दूसरे सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो हो जाएगा धोलावीरा। ठीक है, उसके बाद आता है आलमगीरपुर। यह हिंडन नदी के किनारे पर स्थित था। एक मिनट भी, यह हिंडन नदी मेरठ में स्थित था। उसके बाद आता है राखीगढ़ी,
रा की घड़ी में सिंधु लिपि में लिखी हुई मुद्राएं प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? सिंधु लिपि में लिखी हुई मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। तो सिंधु लिपि कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि। इसका जिक्र मैं आगे करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप बस इतना समझ लीजिए कि सिंधु लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि प्रमुख हड़प्पा कालीन नगरों से क्या क्या प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन सी चीजें कहाँ से मिली है। सबसे पहले बात करता हूँ मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक संख्या में चीजें प्राप्त हुई है। आर्यों के आक्रमण के सबूत यहाँ से मिले हैं। विशाल स्नानागार मिला है। सूती वस्त्र मिले हैं। कांसे का पैमाना मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। पशुपति शिव की प्रतिमा मिली है। जहाज के निशान वाली मोहर मिली है। वृषभ मुद्रा यानी कुबड़ वाले बैल की आकृति की मुद्रा मिली है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? आर्यों के आक्रमण का सबूत मिला है। विशाल स्नानागार, सूती वस्त्र के सबूत, कांसे का पैमाना, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति शिव की प्रतिमा, जहाज के निशान वाली मुहर, वृषभ मुद्रा यानी कुबड़ वाले बैल की आकृति की मुद्रा। मुद्रा मतलब करेंसी, कॉइन। ये सारी चीज यहाँ से मिली है। ठीक है, लेकिन इसको याद करना थोड़ा कठिन होता है, तो इसके लिए भी हम एक निमोनिक यूज करेंगे। आर्य स्नान करके सूती वस्त्र में कांसे के शिव व जहाज की पूजा करते हैं। ठीक है, आर्य स्नान करके सूती वस्त्रों में कांसे के शिव व जहाज की पूजा करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है आर्य। आर्य का मतलब आर्यों का आक्रमण। ठीक है, स्नान करके, तो स्नान का मतलब हो जाएगा यहाँ पर विशाल स्नानागार। ठीक है, अब है सूती वस्त्र। करके जो है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इसका यहाँ पर कोई भी निमोनिक नहीं है। अब बात करते हैं सूती वस्त्र। तो सूती वस्त्रों के होने के सबूत यहाँ से मिले हैं। तो सूती वस्त्र। अब बात करते हैं कांसा। तो कांसे के यहाँ से कांसे के यहाँ से दो चीजें मिली है। कांसे का पैमाना मिला है और कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, शिव जहाज की पूजा करते हैं। शिव मतलब पशुपति शिव की प्रतिमा और जहाज के निशान वाली मुहर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। और जो वृषभ मुद्रा है ये आपको ऐसे ही याद रखनी है। कालीबंगा दूसरे नंबर पर आता है। कालीबंगा। कालीबंगा से क्या क्या चीज हमें मिली है? तो कालीबंगा का निमोनिक हो जाएगा खेत में काली लकड़ी है। ठीक है, खेत में काली लकड़ी है। लकड़ी का मतलब हो जाएगा लकड़ी की नाली। काली का मतलब हो जाएगा काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, और खेत का मतलब हो जाएगा जुते हुए खेत। ठीक है, तो कालीबंगा से लकड़ी की नाली, काले रंग की चूड़ियाँ व जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसका निमोनिक क्या हो जाएगा? खेत में काली लकड़ी है। खेत मतलब जुते हुए खेत, काली मतलब काले रंग की चूड़ियाँ और लकड़ी मतलब लकड़ी की नालियाँ। ठीक है, उसके बाद अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रमाण हमें मिले हैं। जैसे सुरकोटदा। सुरकोटदा से हमें घोड़े का कंकाल मिला है। ठीक है, सुरकोटदा से घोड़े के कंकाल के प्रमाण मिले हैं। तो सुर से हो जाएगा सुअर और घोड़े हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, तो सुअर और घोड़ा दोनों जानवर होते हैं। ठीक है, तो इसका निमोनिक हो जाएगा सुअर घोड़ा। दूसरा नंबर पर आता है लोथल। लोथल से मिले हैं चावल के प्रमाण। ठीक है, लोथल मतलब थल और चावल मतलब वल। तो इसके बाद के दो दोस्त ले रखे हैं थल वल, जो कि बिल्कुल राइम करते हैं। ठीक है, तो थल वल। उसके बाद आता है रंगपुर। रंगपुर से गेहूं के प्रमाण मिले हैं। तो इसका निमोनिक हो जाएगा रंगीन गेहूं। रंगीन मतलब रंगपुर और गेहूं तो गेहूं ही हो गया। ठीक है, बनावली से मिले हैं जौ के प्रमाण। ठीक है, बना जोब से, इसका निमोनिक हो जाएगा बना जोब से। ठीक है, उसके बाद हो गया हड़प्पा। हड़प्पा से मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसका निमोनिक हो जाएगा हड़प लिया माता को। हड़प मतलब हड़प्पा और मातृ देवी मतलब माता। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कॉमन हो जाएंगे। जैसे सुरकोटदा से घोड़े का कंकाल का प्रमाण मिला है। तो सुर मतलब सुअर, घोड़ा का कंकाल मतलब घोड़ा, ये दोनों जानवर है। तो सुअर और घोड़ा। लोथल चावल, इन दोनों को राइम के तरह हम यूज करेंगे थल और वल। लास्ट के दो अक्षर थल, लास्ट के दो अक्षर वल।
थल वल। ठीक है। रंगपुर, रंगपुर से गेहूं के प्रमाण मिले हैं, तो इसका निमोनिक हो जाएगा रंगीन गेहूं। रंगीन मतलब रंगपुर, और गेहूं गेहूं ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बनावली। बनावली से जौ के प्रमाण मिले हैं, तो इसका निमोनिक हो जाएगा बना जोब करके। बना मतलब बनावली, जोब मतलब जौ। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा से मिले हैं मातृ देवी के प्रमाण, तो इसका निमोनिक हो जाएगा हड़प लिया माता को। ठीक है। क्या हो जाएगा? हड़प लिया माता को। उसके बाद आ जाएगा सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, तो सबसे पहला है इसमें नगर नियोजन। ठीक है। कौन सा है? नगर नियोजन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। पॉइंट नंबर ए में क्या है? ये एक नगरीय सभ्यता थी, जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। ठीक है। ग्रिड पद्धति का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर गलियां व सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बिल्कुल ऐसे सीधे। यहाँ पर गलियां व सड़कें एक दूसरे को, ये कोण क्या हो जाएगा? समकोण। इधर भी समकोण। तो ये जाल पद्धति पर आधारित थी, जो समकोण पर काटती गलियां व सड़कें थी। ठीक है। नगरीय सभ्यता थी, जाल पद्धति पर आधारित थी। जाल पद्धति क्या होती है? इसमें सड़कें व गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ठीक है। पॉइंट नंबर बी हो जाएगा, सड़कों के किनारे कूड़ेदान थे। ठीक है। जल निकासी के लिए नालियां बनी थी, और गलियों में प्रकाश स्तंभ लगे थे। ठीक है। नंबर सी हो जाएगा, नालियां ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई थी। नंबर डी हो जाएगा, निर्माण कार्य में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई का अनुपात दे के रखा है 4:2:1। ये हो जाएगा, घरों के दरवाजे व खिड़कियां अंदर की ओर खुलते थे। इसका अपवाद है लोथल। लोथल में ये देखा गया है कि घरों के खिड़की व दरवाजे बाहर की साइड खुलते हैं, अंदर की साइड नहीं। ठीक है। एफ हो जाएगा, नगर प्राय दो भागों में बटे रहते थे, दुर्ग व निचला शहर। तो दुर्ग क्या था? छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना गया भाग। ठीक है। दुर्ग छोटा होता था, लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया भाग होता था। इसमें खाद्य भंडार, धार्मिक इमारतें व प्रमुख कार्यशालाएं होती थी। ठीक है। दुर्ग क्या? छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया होता था। इसमें खाद्य भंडार, धार्मिक इमारतें व प्रमुख कार्यशालाएं होती थी। उसके बाद दूसरा नंबर पे निचला शहर। यह बड़ा तो होता था, लेकिन नीचे क्षेत्र में बनाया गया होता था। यहाँ लोग रहते थे। ठीक है। तो नगर को दो भागों में बांटा गया होता था, दुर्ग व निचला शहर। दुर्ग छोटा होता था, लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ। निचला शहर बड़ा होता था, लेकिन नीचे क्षेत्र में बना हुआ। दुर्ग में खाद्य भंडार, धार्मिक इमारतें व प्रमुख कार्यशालाएं होती थी। निचले शहर में लोग रहते थे। ठीक है। नगर नियोजन के बाद बात करते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। लोग सुखी व संपन्न थे। उसके बाद खुदाई में अधिकांश मूर्तियां स्त्रियों की मिली है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा कालीन समाज मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। उसके बाद समाज व्यवसाय के अनुसार कई श्रेणियों में बटा था, जैसे पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार व श्रमिक। ठीक है। समाज व्यवसाय के अनुसार कई श्रेणियों में बटा था, पुरोहित, व्यापारी, शिल्पकार व श्रमिक। उसके बाद आता है, लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ठीक है। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। ठीक है भाई। लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। उसके बाद स्त्री व पुरुष समान रूप से आभूषण धारण करते थे। मिट्टी के अलावा सोना, चांदी व तांबे के बर्तनों का प्रयोग होता था। ठीक है। स्त्री व पुरुष समान रूप से आभूषण धारण करते थे। मिट्टी के अलावा सोना, चांदी व तांबे के बर्तनों का प्रयोग होता था। सामाजिक जीवन के बाद बात करते हैं आर्थिक जीवन की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। पश्चिमी देशों के साथ व्यापार भी किया जाता था। लोथल बंदरगाह से हाथी दांत का एक तराजू भी मिला है।
ठीक है। लोथल बंदरगाह से हाथी दांत का एक तराजू भी मिला है। आर्थिक जीवन के बाद बात करते हैं धार्मिक जीवन की। सबसे पहला, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी की। पुरुष देवताओं में शिव की पूजा सर्वाधिक होती थी। इसके अलावा पशुओं व पेड़ पौधों की पूजा भी होती थी। सबसे पवित्र पशु पीपल व सबसे पवित्र पेड़ पीपल व सबसे पवित्र पशु बैल को माना गया है। ठीक है। सबसे पवित्र पेड़ कौन सा? पीपल। सबसे पवित्र पशु बैल। भैंस को शक्ति का प्रतीक माना गया है। ठीक है। अंतिम संस्कार दफनाकर होता था। ठीक है। शवदान कैसे करते थे? दफनाकर करते थे। ठीक है भाई। तो धार्मिक जीवन में हम देख रहे हैं कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पुरुष देवताओं में सबसे अधिक पूजा शिव की होती है। इसके अलावा पशुओं व पेड़ पौधों की भी पूजा होती थी। सबसे पवित्र पशु पेड़ पीपल व सबसे पवित्र पशु बैल। भैंस को शक्ति का प्रतीक माना गया है। शवदान दफनाकर करते थे। उसके बाद आता है राजनीतिक जीवन। यहाँ संगठन व अस्त्र शस्त्र का अभाव था। ठीक है। लोग संगठित नहीं थे और ना ही अस्त्र शस्त्र में इंटरेस्टेड थे। ठीक है। लोगों का ध्यान विजय की ओर न होकर वाणिज्य की ओर था। इसका मतलब ये है कि लोगों में युद्ध के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं था। वे लोग व्यापार के प्रति अपना इंटरेस्ट ज्यादा दिखाते थे। शासन संभवतः वणिक यानी व्यापारी वर्ग के हाथों में था, जिसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष संघवादी राजव्यवस्था। क्या कहते हैं इस व्यवस्था को? पंथ निरपेक्ष संघवादी राजव्यवस्था। ठीक है भाई। राजनीतिक जीवन में हम देखते हैं कि यहाँ संगठन व अस्त्र शस्त्र का अभाव था। लोगों का ध्यान विजय की ओर न होकर वाणिज्य की ओर ज्यादा था। शासन संभवतः व्यापारी वर्ग के हाथों में था। तो इस व्यवस्था को कहा गया है पंथ निरपेक्ष संघवादी राज व्यवस्था। ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद बात करते हैं लेखन कला की। ठीक है। इस सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। यह बड़ा दुर्भाग्यवश है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। उसके बाद इस लिपि में 600 तक चित्राक्षर यानी पिक्टोग्राफ है। ठीक है। यह लिपि वर्णात्मक नहीं बल्कि चित्रलेखात्मक है। वर्णात्मक का मतलब इसमें वर्ण नहीं है बल्कि चित्रलेखात्मक है, बल्कि चित्रों द्वारा चीजों को समझाया गया है। यह लिपि प्रथम पंक्ति में दाएं से बाएं तथा दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है। पहली लाइन में दाएं से बाएं, दूसरी लाइन में बाएं से दाएं। ठीक है। ऐसे लिखी जाती थी। यह तरीका बाउ स्ट्रोफिडन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाउ स्ट्रोफिडन कहलाता है। ठीक है। लेखन कला में इस सभ्यता की लिपि को अब तक नहीं पढ़ा गया। इस लिपि में 600 तक चित्राक्षर हो सकते हैं। यह लिपि वर्णात्मक नहीं है बल्कि चित्रलेखात्मक है। मतलब इसमें वर्ण नहीं है बल्कि चीजों को चित्र के द्वारा समझाया गया है। यह लिपि प्रथम अक्षर में दाएं से बाएं मतलब राइट टू लेफ्ट और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। यह तरीका बाउ स्ट्रोफिडन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाउ स्ट्रोफिडन। उसके बाद में बात करते हैं इस सभ्यता का अंत। तो इस सभ्यता के अंत के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत है। ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। यह सभ्यता तकरीबन 1000 साल रही। ठीक है। सभ्यता के अंत को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है, सभी ने अलग अलग मत दिए हैं। जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, आर्यों का आक्रमण आदि। ठीक है। तो इतिहासकारों ने इतने सारे मत दिए हैं जो सिंधु घाटी के पतन का कारण हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, आर्यों का आक्रमण आदि। ठीक है। इस सभ्यता के अंत का अर्थ विनाश न होकर रूप परिवर्तन है। ठीक है। कोई कोई लोग सोचते हैं कि इस सभ्यता के अंत का मतलब है कि यह सभ्यता बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका केवल रूप परिवर्तन हुआ है। बाद के काल में यह सभ्यता नगरीय से ग्रामीण चरण में पहुंच गई। ठीक है। नगरीय से ग्रामीण चरण में पहुंच गई। इसका मतलब यह है
कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और उसके बाद में यह वैदिक सभ्यता में पहुंच गई, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय। और वैदिक सभ्यता ग्रामीण। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का अंत, यह तकरीबन 1000 साल रही। सभ्यता के अंत को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है, सभी ने अलग अलग मत दिए हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, बाढ़, भूकंप, आर्यों का आक्रमण आदि। इस सभ्यता के अंत का अर्थ विनाश न होकर रूप परिवर्तन है। बाद के काल में यह सभ्यता नगरीय से ग्रामीण चरण में पहुंच गई। तो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि इस सभ्यता की राजधानी हड़प्पा थी और कपास की खेती सर्वप्रथम यहीं की गई थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की राजधानी हड़प्पा शहर और कपास की खेती सर्वप्रथम यहीं की गई थी। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।